अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप खैरियत के साथ होंगे। फेज़ 4 फिज़िक्स के पेपर ग्रुप ए के लिए हम उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। इफ़ अ न्यूक्लियस हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 1 year, डज दिस मीन दैट इट विल बी completely decayed आफ्टर 2 years? अगर हमारे पास एक न्यूक्लियस है और उसकी हाफ लाइफ 1 साल है, तो क्या वो 2 साल के अंदर मुकम्मल तौर पर डिके हो जाएगा? तो इसका आंसर है कि ऐसा नहीं, क्योंकि अभी तक जितनी भी रिसर्च हमारे सामने आई है, तमाम के तमाम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स स्टिल अभी तक मौजूद हैं और कोई भी मुकम्मल तौर पर डिके नहीं हुआ। अगर कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट अभी तक डिके नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि ज़मीन को बने हुए लाखों साल गुजर चुके हैं, जबकि हमारे पास कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनकी हाफ लाइफ सिर्फ चंद मिनट की होती है। तो इसका मतलब है कि कई हज़ार हाफ लाइफ्स हो चुकी हैं ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की। तो इसलिए इसका आंसर ये होगा कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को मुकम्मल तौर पर डिके होने के लिए इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड होगा। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अ पार्टिकल विच प्रोड्यूसेस मोर आयनाइजेशन इज लेस पेनिट्रेटिंग, व्हाई? तो देखिए, इसका आंसर बड़ा आसान है कि अगर एक पार्टिकल को हम किसी मैटर के अंदर पेनिट्रेट करते हैं और वो उस एटम को ज़्यादा आयनाइज करने लगता है। आयनाइज करने का मतलब है कि वो उस एटम को एनर्जी देने लगता है और उसके एटम्स को आयनाइज करने लगता है। तो दूसरे एटम को एनर्जी देने में उस पार्टिकल की अपनी एनर्जी कम हो जाएगी। जब उसकी अपनी एनर्जी कम होगी तो उसकी पेनिट्रेशन भी कम हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि वो पार्टिकल्स जिनकी आयनाइजेशन ज़्यादा होती है उनकी पेनिट्रेशन कम होती है। नंबर 3, which radiation does would deposit more energy to the body? A part 10 milligrade to hand, B part 10 milligrade to entire body. अगर हाथ को 10 मिलीग्रे एनर्जी मिलती है और पूरी एंटायर बॉडी को 1 मिलीग्रे एनर्जी मिलती है, तो बताइए कि कितनी एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी किसको मिल रही होगी, एंटायर बॉडी को या फिर हैंड को? तो इसका आंसर कुछ यूँ है कि हम लोग जानते हैं, हमने पढ़ा है कि एब्जॉर्ब डोज इज़ इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट मास। और यहाँ से अगर हम मास को उठाकर लेफ़्ट साइड पर डोज के साथ ले जाएं, तो फॉर्मूला बन जाता है एनर्जी इज़ इक्वल टू मास इनटू डोज। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा मास होगा, एनर्जी भी उतनी ज़्यादा डिपॉजिट होगी। तो हैंड के मुकाबले में एंटायर बॉडी का मास ज़्यादा होता है, इसलिए उसके ऊपर जो एनर्जी डिपॉजिट होगी वो ज़्यादा डिपॉजिट होगी। नंबर 4, व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? तो देखिए स्टूडेंट्स, वो तमाम एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होते हैं, वो अपने अंदर से ख़ास किस्म की रेडिएशन एमिट करते चले जाते हैं। और जब एलिमेंट्स कुछ ख़ास किस्म की रेडिएशंस एमिट करते हैं, तो उनमें जो तोड़ फोड़ का अमल हो रहा है, जो उनके न्यूक्लियस में डिसइंटीग्रेशन हो रही है, इसको हम
रेडियो एक्टिव प्रोसेस कहते हैं और उन एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और इस पूरे होल प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी का नाम देते हैं। व्हाट इज लेज़र? लेज़र एब्रीवेशन है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसमें जब हम स्टिमुलेशन करवाते हैं तो स्टिमुलेशन के ज़रिए लाइट की एम्प्लीफिकेशन हो जाती है। यानी अगर आपने एक फोटोन भेजा और आपको रिजल्ट में 2 फोटोन मिल रहे हैं, या आपने 2 फोटोन भेजे आपको रिजल्ट में 4 फोटोन मिल रहे हैं, तो लाइट की एम्प्लीफिकेशन को हम लेज़र कहते हैं। 6 नंबर को देखेंगे, इज एनर्जी कंजर्व्ड व्हेन एन एटम emits a photon of light? तो देखें, जब फोटोन एमिट होता है तो क्या एनर्जी कंजर्व्ड रहती है? जी बिल्कुल, एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, क्योंकि बहुत से एटॉमिक मॉडल के मुताबिक एक इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी गेन करके लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाता है, उतनी ही एनर्जी एमिट करते हुए वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में वापस आता है। तो इसलिए एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। 7th नंबर पर है, कैन एक्स रे बी रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड, डिफ्रैक्टेड एंड पोलराइज्ड जस्ट लाइक एनी अदर वेव्स? जी बिल्कुल, एक्स रेज रिफ्लेक्ट भी हो सकती हैं, रिफ्रैक्ट भी हो सकती हैं, डिफ्रैक्ट भी हो सकती हैं और पोलराइज भी हो सकती हैं, क्योंकि एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और ये चारों प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये 7 शॉर्ट क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच।